चलो, एक ना बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब सबसे पहला पॉइंट लिखो, वाई लॉ इज एसेंशियल फॉर सीए। सीए के लिए लॉ क्यों पढ़ना जरूरी है? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सिलेबस में लॉ सब्जेक्ट ही क्यों डाला? क्योंकि आगे चल के जो कुछ भी तुम काम वगैरह सब सीखोगे, ठीक है, या जो कुछ भी काम करना है, जैसे टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब भी कानूनी है। ठीक है, तो अगर तुम लॉ पढ़ना सीख गए तो तुम कोई भी लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बेसिकली आज चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या है? टैक्स को फॉलो करना, टैक्स के रिगार्डिंग सारा इम्प्लीकेशंस देखना। ठीक है, फिर ऑडिट। ऑडिट भी क्या है? ऑडिट लॉ नहीं है, बट ऑडिट क्या है? तुम चेक कर रहे हो कि कंपनी लॉ में जो भी प्रोसीजर वगैरह सब बताया है, ठीक है, उस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने या नहीं बने, वो सब चेक करना है। ऑडिटिंग एक तरह से क्या है कि तुम सब चीज़ों को चेक कर रहे हो कि जो कंपनी लॉ में लिखा है वो सब का सब चीज़ कंपनी ने फॉलो किया है या नहीं। तो इसलिए तुम्हें लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो, इट इज एसेंशियल टू बिकम फुल फ्लेजेड सीए। लॉ इसलिए जरूरी है ताकि तुम फुल फ्लेजेड सीए बनो। ठीक है, क्योंकि आज मुझे एक बात बताओ, क्लाइंट के साथ सबसे पहले अपना कांटेक्ट होता है। ठीक है क्लाइंट को थोड़ी ना लॉ वगैरह सब पता रहेगा, हमको ही पता होना चाहिए। ठीक है, लिखो, फर्स्ट सीए कौन होते हैं? दे आर द फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट विद द क्लाइंट एंड हेंस दे शुड, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखना, इधर देखो स्क्रीन पे, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट शुड पोजेस नॉलेज ऑफ लॉ टू एडवाइस। अगर हमको कानून पता रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे? मैनेजमेंट को एडवाइस दे पाएंगे ना। अंबानी जी को भी हमारी जरूरत पड़ती है, एडवाइस मैनेजमेंट एंड क्लाइंट ऑफ लीगल मैटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज लॉ। तुम्हारे हिसाब से क्या है लॉ? क्या है? कैन आई से लॉ इज, राइट डाउन, लॉ इज सेट ऑफ obligation and duties imposed by the government securing welfare and provide जस्टिस टू सोसाइटी। कैन आई से जो भी कानून एप्लीकेबल होगा वो सबके ऊपर सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा, बराबर? ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ब्राह्मण हैं उनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको जैसे बिहेव करना कर सकते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल पीपल, अंडरस्टूड? क्योंकि गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर बढ़े एंड सब लोगों को न्याय मिले, जस्टिस टू सोसाइटी। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स social
कॉमा पॉलिटिकल, कॉमा इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। बराबर। अब नेक्स्ट लिखते हैं कि लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, लिखो। नेक्स्ट लिखो सोर्सेज ऑफ लॉ। सबसे पहला पॉइंट लिखना कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा लिखो स्टेटस। तीसरा लिखो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। एंड चौथा प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट। ठीक है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में देर आर 3 लिस्ट। इसके बाजू में लिखो देर आर 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड जॉइंट लिस्ट। बराबर, ये हो गया सोर्सेज ऑफ लॉ। यहां तक सब समझा? ऐसा अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, लॉ कैसे बनता है याद आ रहा है तुम लोगों को? सबसे पहले एक प्रॉब्लम अराइज होता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन होता है, वो बिल में वो लोग लिखते हैं, फिर वो दोनों हाउसेज में जाता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है वगैरह सब। लिखो हेडिंग दो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। लिखो law proposed in parliament as bill फिर यहां पर पहले लिखो लोकसभा में जाता है वो, उसके बाद किधर जाता है? राज्यसभा। सॉरी, इधर आगे लिखा पास्ट इन लोकसभा, पास्ट इन राज्यसभा। फिर वो किधर जाता है? प्रेसिडेंट, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद किधर जाता है वो? ऑफिशियल गैजेट में। क्या होता है? नोटिफाइड। नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। बराबर, याद आ रहा है ना ये सब तुम लोग को स्टेप्स?
चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग दे दो, टाइप्स ऑफ लॉ। सबसे पहले लिखो क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में मतलब क्या होता है? वायलेशन लिखो, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, या तो फिर कोई पब्लिक रॉन्ग किया है। जैसे रास्ते में तुमने किसी का खून कर दिया, वो भी एक पब्लिक लॉ है, पब्लिक रॉन्ग है। इज दिस क्लियर? किसी को गाड़ी से उड़ा के भाग जाना, वो भी क्या होगा? क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर पनिशमेंट क्या होता है? अच्छा मतलब देखो, क्रिमिनल लॉ में सब कुछ आ जाता है, मर्डर, चोरी, चीटिंग, किसी को मारना, ठीक है, क्या हाफ मर्डर, हाँ सब आता है उसमें, ठीक है। ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए कौन सा कानून होता है? क्रिमिनल लॉ। पनिशमेंट कहाँ कहाँ होता है? अच्छा सबसे पहले रुको रुको रुको, सॉरी पनिशमेंट लिखा तुम लोगों ने? कट करो, लिखो गवर्न अंडर, क्रिमिनल लॉ इज गवर्न अंडर, मैंने बोला था ना आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, एंड सीपीसी, नहीं सीसीबी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। अब आईपीसी क्या करता है? आईपीसी करता है डिफाइन करता है, डिफाइन द क्राइम, ठीक है, एंड पनिशमेंट, वेरएस सीसीपी क्या करता है? प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट। जैसे वो लोग बोलते हैं ना धारा, सम और दी अदर थिंग, मतलब कोई अगर एक क्राइम किया तो उसके ऊपर तुम्हारे पे कौन से धारा लगेगी, तो धारा मतलब क्या? वो आईपीसी होता है। वो क्या होता है? आईपीसी। आईपीसी बताता है कि तुमने कौन सा क्राइम किया और तुम्हारे ऊपर कौन सी सजा होगी। वेरे सीसीपी क्या करता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो बताता है कि ये जो सजा है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? चलो नेक्स्ट लिखो सिविल लॉ। सिविल लॉ मतलब क्या? अगर डिस्प्यूट हुआ है, लिखो डिस्प्यूट बिटवीन, इसके अंदर कौन से मैटर्स आएंगे? डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर एक्सेट्रा। फिर लिखो सिविल लॉ। अच्छा सिविल लॉ क्या तुरंत सजा दे देता है? नहीं, वो क्या करता है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। तो लिखो सिविल लॉ फोकस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, rather than punishment। वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के ऊपर फोकस करता है, वो सीधा सीधा सजा नहीं दे देता। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड?
चलो, नेक्स्ट इज कॉमन लॉ। तीसरा पॉइंट लिखो। नाम से क्या समझ में आता है? कॉमन लॉ मतलब क्या? नहीं, लिखो अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इज कॉमन लॉ। बराबर। फिर लिखो अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट will bind all courts, all lower courts. Is this clear? इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। ठीक है, इसको लॉ ऑफ लैंड भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन देता है ना, तो उसको लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लैंड। एंड चौथा लिखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें कानून से ऊपर होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। देखो अ जजमेंट ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ। बट can't override or change in statute। मतलब क्या होता है कि हम एक जजमेंट क्या करता है, कॉमन लॉ को ओवरराइड कर सकता है, बट क्या वो कानून के अंदर पूरा का पूरा चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? जो मेन कानून है, स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ। उसके अंदर तुम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो जिसने बनाया है उसके हिसाब से ही रहेगा। तो जजमेंट को क्या करना है? देखो कोर्ट का काम क्या है? जो कानून में लिखा है उसको समझना है और वो कानून को फॉलो करना है। अब बोलोगे ऐसा कोई जजमेंट देखे जो कानून में लिखा ही नहीं है, तो फिर उनकी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी ना। या तो कानून बनाने वालों की इज्जत नहीं रहेगी, या तो जो जज है उनकी इज्जत नहीं रहेगी। इससे वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग कॉमन लॉ के ऊपर जजमेंट दे सकते हैं। वो लोग कभी भी जो मेन कानून में लिखा है ना, लॉ में, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा क्या होता है पता है? कभी भी अगर कोई बड़ा केस आता है ना, तो लोग तुरंत कानून में चेंज कर देते हैं। समझ में आया? ताकि जजमेंट कानून के हिसाब से ही हो। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? इतनी ये बेसिक चीज मैं चाहता था कि तुम लोग लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, एनफोर्सिंग द लॉ तुमको पता है कि कानून बनाने वाले लोग अलग होते हैं, कानून को एनफोर्स करने वाले लोग अलग होते हैं। आ जाओ मॉड्यूल पे आ जाओ, बस इतना ज़रूरी था। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है, फिर वो सब अपन इधर से देख लेते हैं।
चलो देखो, अब तक मैंने तुम लोग को क्या क्या बताया। वी हैव डन दिस इंट्रोडक्शन कि हमें क्यों लॉ पढ़ना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज लॉ हो चुका है। सोर्सेज ऑफ लॉ मैंने बता दिया तुम लोग को। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, और ये 4 टाइप के लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इधर ना एक नेचुरल जस्टिस का एक टर्म भी है, जस्ट नेचुरल। जस्ट नेचुरल मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमें जस्टिस के लिए जो कानून में लिखा है उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ता है। इज दिस क्लियर। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम जो कानून में लिखा है उसको पूरा बदल ही दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर ये एनफोर्सिंग द लॉ, अपन ने उस दिन देखा था देर इज अ 3 tier स्ट्रक्चर। एक होता है जो कानून बनाता है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है, जुडिशियल। इज दिस क्लियर। तो एनफोर्सिंग द लॉ किसका काम है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का। किसका काम है, एग्जीक्यूटिव, बराबर ना। लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो उसको करेंगे मिनिस्ट्रीज। अब उसमें देखो, सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको गवर्न कौन करता है, द फिनेंस मिनिस्ट्री को गवर्न करता है अपनी फिनेंस मिनिस्टर। वो क्या करती है, हर साल बजट लेकर आती है, ठीक है। अब हमारा तो मेन काम वही है, दीदी है निर्मला दीदी, वो बजट में कुछ ना कुछ चेंज करती है, कानून में कुछ ना कुछ चेंज करती है, यस और नो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, इट इज द एपेक्स कंट्रोल अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे टॉप मिनिस्ट्री है। इसके यहाँ पर 4 सिविल सर्विसेज आते हैं। एक तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस आता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट्स। अपन इसमें से ही आते हैं। वी आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मतलब जो भी टैक्सेशन में चेंजेस आते हैं वो सब हम लोग कौन सी मिनिस्ट्री को रिफर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इंडियन कॉस्ट एंड मैनेज अकाउंट सर्विसेज भी इसमें आ गया। समझ में आया क्या। CA, CS, CMA सब लोग किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। अंडरस्टूड गाइस। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आते हैं तुम्हारा, देखो, एक तो CBDT। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स लॉ को गवर्न करता है। किसको गवर्न करता है, इनकम टैक्स लॉ। फिर एक है CBIC। CBIC मतलब क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज आती है, एक तो तुम्हारा GST आता है और तुम्हारा एक कस्टम लॉ आता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, एंड लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज होती है ना, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक रहता है 51% और मोर, उसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इज दिस क्लियर। अब एक है तुम्हारा पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कहना इसे सारी कंपनीज, LLPs सब इसके अंदर आएगा। सो देखो, इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसका काम होता है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड होता है, LLP एक्ट से रिलेटेड होता है, साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये तुम लोग को CA फाइनल में आएगा, IVC करके, ठीक है। साथ ही साथ मुझे एक बात बताओ, इनका मेन काम क्या होता है, जो भी इंडियन एंटरप्राइजेज है उनका रेगुलेशन करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या वो सर्विस सेक्टर में हो। मतलब इन शॉर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड ROC, ये दोनों अपन ने देखा था, ये दोनों किसको गवर्न करती, कंपनीज को, LLPs को एंड IVC को, ठीक है। ये यहाँ के जो भी ऑफिसर्स होते हैं ये सिविल सर्विसेज से अपनाए जाते हैं। मतलब क्या, उनको सिविल एग्जाम्स देनी पड़ती है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाईएस्ट पोस्ट क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज फिक्स्ड एट एपेक्स स्केल फॉर द ICLS। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या होता है, ये सारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, आया तो आएगा, ठीक है। अब होम अफेयर्स मतलब क्या, गृह मंत्रालय, ठीक है। इनका काम होता है, इज अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, बॉर्डर मैनेजमेंट, मतलब अपनी जो इंडिया की बॉर्डर है, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब पुलिस सर्विसेज वगैरह सब आता है। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये भी इसमें भी आ गया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ होम, फिर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अपना जो हिंदी है वो, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या आता है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। फिर हिंदू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अरे इंडिया हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ना,
ठीक है, उसके रिलेटेड। एंड डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, सेंसस मतलब गण संख्या, ऐसा ही बोलते हैं ना हिंदी में। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मतलब क्या, उसके अंदर सारे कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन में जो जो आते हैं वो सारे कोर्ट आते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे कानून कौन नोटिफाई करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफाई करता है। कहां पर? इन द ऑफिशियल गैजेट, बराबर। सो इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो क्या डील करता है? सारे के सारे लीगल अफेयर्स, ठीक है, उनके लीगल टीम होती है पूरा का पूरा। ये कहने से ये पूरा तुम्हारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इसमें आ जाता है। एंड साथ ही साथ जस्टिस इन इंडिया होता है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक है कानून बनाने वाला डिपार्टमेंट और एक है न्याय देने वाला डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है क्या पब्लिक? पक्का? सो द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इज कंसर्न विद एडवाइजिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। वेर एस मतलब वही कानून बनाने का इनका काम रहता है। एंड साथ ही साथ जस्टिस देना, जस्टिस देना मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सब उसमें आ जाते हैं। इज दिस क्लियर? सो देखो सुनो, इसके अंदर टोटल 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो लीगल अफेयर्स, एक है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और एक है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। समझ में आया? फिर सेबी, सेबी का काम क्या है? सुनो इधर देखो, जितनी भी कंपनीज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन कंपनीज का ध्यान कौन रखेगा? सेबी। उन कंपनीज का ध्यान कौन रखेगा? सेबी। सेबी इंश्योर करेगा कि ना कंपनी एड़ा बनना चाहिए, ना इन्वेस्टर एड़ा बनना चाहिए, मतलब किसी के भी साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए ना, तो वो सब ध्यान रखेगा। सेबी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, कोई भी कंपनी अगर जानबूझ के इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड कर रही है, वो सबका ध्यान कौन रखता है? सेबी। सो देखो, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट, ठीक है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। एंड इसको पावर्स कब से मिली? 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। अब तुम बोल रहे होगे सर बॉडी पहले आ गया, एक्ट बाद में आया, पहले पुराना एक्ट तो था ना। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज आरबीआई। आरबीआई क्या है भैया? सेंट्रल बैंक है, सारा का सारा काम वही करती है, मतलब सारी की सारी बैंक्स को मैनेज करती है। क्या सीआरआर होगा, क्या एसएलआर होगा? अच्छा, गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई है, बराबर। क्या मैं आरबीआई में अकाउंट खुलवा सकता हूँ? नहीं, वो बैंकर्स बैंक है, उसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी पूरा बैंकिंग सिस्टम कौन मैनेज करता है? आरबीआई। सो देखो, इट इज द सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल, इश्यू एंड मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। इंडियन रूपी का कंट्रोल, सप्लाई सब किधर से होता है? आरबीआई से। तुमको पता है ये जो नोट है, ये नोट कौन बनाता है? आरबीआई। बट सिर्फ 1 रुपए की नोट और कॉइन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कंट्री का जो पेमेंट सिस्टम है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी कौन करता है? आरबीआई इंश्योर करता है। फिर ये देखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, वो जो मैंने तुमको बताया ना कि मिंटिंग ऑफ करेंसी किसके पास अथॉरिटी है? आरबीआई के पास अथॉरिटी है। आरबीआई एस्टैब्लिश द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बराबर। जो इंडिया में जो पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम है ना, वो भी किसने बनाया? आरबीआई ने बनाया। साथ ही साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड सीजीसी मतलब क्या? क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी भी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, फिर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट इज आईबीबीआई। आईबीबीआई मतलब क्या? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब इनका काम ये है कि सारे के सारे कंपनीज या सारे के सारे बिजनेस एंटिटीज अपनी सॉल्वेंसी स्टेटमेंट जमा करते हैं या नहीं करते, ठीक है। ये क्या चेक करता है कि कौन जेन्युइनली इंसॉल्वेंट है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही मजे में कंगाल है करके डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो ये लोग सब चेक करते हैं, ठीक है। सो इट इज द रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है कि भाई हम इंसॉल्वेंट है, या तो फिर उनके ऊपर कोर्ट ने बोला है कि नहीं तुम तो इंसॉल्वेंट हो क्योंकि तुम्हारे लायबिलिटीज तुम्हारे असेट से बहुत ज्यादा है, तो ये इसका प्रोसीडिंग देखेगा। एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ऐसे एजेंसीज होती है वो लोग पूरा काम करते हैं इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 2016 में 1 अक्टूबर को बना था। एंड उसको पावर्स
कैसे मिली है? ये एक एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये ना एक्ट नहीं, ये कोड है। कोड के अंदर सारे ना प्रोसीजर्स लिखे हैं, ठीक है। कब पास हुआ था ये? 5 मई 2016। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन कवर होता है? इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ये सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कौन हैंडल करता है इसके केसेस? एक तो एनसीएलटी एंड एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये दो जन केसेस हैंडल करते हैं। समझ में आया क्या? अब देखो, अपन ने देखा कि इंडिया में 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लास्ट जो अपन पढ़ रहे दैट इज द जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम में इनका काम क्या होता है कि रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्ट्स ऑफ द एक्ट्स एंड कोड। मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा बॉडी होता है जो इंटरप्रीट करता है। सुनना ध्यान से, इंटरप्रीट मतलब कि जो लॉ मेकर है उसका इंटेंशन समझना, ठीक है। एक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एंड साथ ही साथ भेदभाव नहीं करने का। भेदभाव मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यम के केस में जो भी डिसीजन आया, ठीक है, और सिमिलर आदित्य के केस में अलग अलग डिसीजन लिया, गलत है ना? भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको 5 साल की सजा हो तो इसको भी 5 साल की सजा होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो, यहाँ पर हायरार्की ऑफ कोर्ट है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आते हैं, और फिर क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉ ऑफ लैंड। इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी। ये कब आया था? 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब इसका सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहता है उसको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। मतलब एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ कितने लोग रहते हैं? 7 लोग रहते हैं। अब करेंटली कितने हो गए? 34 मेंबर्स हो गए। कितने हो गए? 34 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, अब जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट वाइज हाई कोर्ट हो, ठीक है। तो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। अब जैसे मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट में 2 से ज्यादा हाई कोर्ट है, ठीक है। एक अपना मुंबई हाई कोर्ट है, आई गेस पूना में भी एक हाई कोर्ट है, ठीक है, और एक और कोई हाई कोर्ट है। नॉर्मली एक स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होता ही है, बट एक से ज्यादा भी हाई कोर्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ केसेस आते हैं। सो द हाई कोर्ट हैज अपीलेंट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर है? सुपरविजरी पावर है। क्या है? सुपरविजरी पावर। In India, there are 25 high courts, one for each state and union territory, and one for each state and union territory. But there are 6 states that share a single high court. मतलब 6 ऐसी स्टेट्स है जहां पर उनके पास एक ही हाई कोर्ट है। समझ में आया? टोटल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। इज दिस क्लियर गाइस? फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब बिलो हाई कोर्ट कौन से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे देखो ना, मुंबई का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, ठीक है, जैसे थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मतलब क्या? उससे भी एकदम छोटे छोटे कोर्ट। जैसे बोरीवली में जो है, बोरीवली में कोर्ट है, वो क्या है तुम्हारा? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, ठीक है। इधर अंधेरी में भी है ना, ये सब एकदम छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, ठीक है। इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। एक बार ना सुनो ध्यान से, ये पूरा जुडिशियल सिस्टम रीड करो। मैं तुम लोग को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, छोड़ दूंगा मैं 45 को, ठीक है। पढ़ो। आजकल नहीं बोलते ना, भूल जाते हैं। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा इतने दिन में 4 चैप्टर खत्म हो गए, वो इसलिए क्योंकि सारे छोटे छोटे हैं। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा ना, तब तुमको लगेगा अब ये कब खत्म होगा, ठीक है। इसलिए इतना खुशी मत मनाओ, बराबर। टीचर अभी बाकी है, क्या बोलते हो? अभी बीच में ले ली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इसके बाद? हाँ, ये पहले सारा छोटा छोटा कंप्लीट करके फिर लास्ट में। सुनो, एक काम करते हैं, पहले अभी कंप्लीट ले लेता हूँ, उसके बाद तुरंत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसके बाद सोगा, क्योंकि एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट समझ गया ना तो सोगा इजी होगा।
ठीक है, तो अपन 2 तारीख को जब मिल रहे हैं ना, अभी पहले मैं कंप्लीट चेक ले लेता हूँ, तो 2 और 3 2 दिन चलेगा या 3 दिन भी चल सकता है, डिपेंड करता है कंप्लीट इम्पोर्टेंट वो उसमें मैं उसमें पूरा लिखा के चला देता हूँ। समझा क्या? तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या दिया है एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा व्हाट इज लॉ, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ देखा, सोर्सेज ऑफ लॉ देखा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ देखा, फिर टाइप्स ऑफ लॉ में क्या देखा, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर अपन ने मेजर रेगुलेटरी बॉडीज में देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सबसे टॉप नॉच आती है, उसके अंदर ये सब आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, आईबीवीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में उनका एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, फिर एक लीगल अफेयर्स का है और एक पूरा जुडिशियल सिस्टम है। उसमें अपन ने इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम में देखा अपन ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लास्ट इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। इज दिस क्लियर? पक्का समझ में आया? अब देखो इसका ना मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग को, एक जो है ना चैप्टर 1 के ऐसे पूरे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। मतलब देखो क्या क्या है मेन सोर्सेज ऑफ लॉ, अपन को ऑलरेडी पता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट होता है, स्टेट असेंबलीज होते हैं वगैरह सब। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना क्वेश्चन बैंक ये मैं तुम लोग को दूंगा, ये प्रिंटेबल दूंगा, प्रिंटेबल फॉर्म में, मतलब क्या तुम इसका सीधा प्रिंट आउट निकाल लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका पीडीएफ भेज दूंगा। क्या हुआ? नहीं, बाकी सबका नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी सब लिखना पड़ेगा। ओके, ये सिर्फ चैप्टर 1 का दे रहा हूँ।
इसमें से ना लास्ट अटेम्प्ट में एक सीधा ऐसा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द हाउ टू मेक लॉ, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ, वो जो अपन ने देखा ना, बिल, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वैसा सब। इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक बार रुको, 2 मिनट रुक जाओ, अपन एक एनालिसिस कर लेते। अभी इतना वेट किया तो थोड़ा सा और ही सही। सितंबर अटेम्प्ट में देख ले, एक मिनट कहाँ चले गए। सी सबसे पहला जो है ना क्वेश्चन 1A कंपलसरी, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। फिर कहीं पर लिखते जाओ ना तुम लोग, क्वेश्चन 1A कहाँ से आया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 2 मिनट लगेगा एनालिसिस का। क्वेश्चन 1A लास्ट पेज पे लिखो, क्वेश्चन 1A B दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। एक मिनट रुको, तुम लोग ने कैसे लिखा? क्वेश्चन 1A लिखा, ए में देखो 3 और 2 5 और 2 7 मार्क का तुम्हारा आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे लिखो 7 मार्क्स। फिर क्वेश्चन 1B जो है ना वो 4 मार्क का कंपनीज एक्ट आएगा, वो भी 7 मार्क का ही एक्चुअली, 7 मार्क ही लिखो, 4 और 3 7 हो गया। रुको रे, मैं इधर लिखता हूँ ऐसे। क्वेश्चन 1A कॉन्ट्रैक्ट, B कंपनीज 7 और C वाला तुम्हारा कितना है, C पार्टनरशिप है, वो 6 मार्क्स का आएगा। अब यहां पर C में कुछ भी चेंज हो सकता है, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 इज अगेन देयर वाज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यस, क्वेश्चन 2A लिखो, क्वेश्चन 2A सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितने मार्क्स का है, 3 और 4 7। फिर B इज कंपनीज एक्ट, कितने मार्क्स का है, 7। एंड C इज LLP, हाउ मेनी मार्क्स, LLP is 6. So this is going to be same only, 776 776, understood, 2020। फिर क्वेश्चन 3A क्वेश्चन 3A इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कितने मार्क्स का, 7। B है कंपनीज एक्ट, B इज कंपनीज एक्ट 7 एंड C इज अगेन कॉन्ट्रैक्ट 6। तो तुम देखो अभी तक पार्टनरशिप कितने बार आया है, 6 एंड 7, मतलब कितना हो गया, 15 मार्क तो यही हो गया। LLP भी देखो 6 मार्क का आया है। चलो क्वेश्चन 4A में क्या है, क्वेश्चन 4A इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 7 मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट। B क्या है तुम्हारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड C is chapter number 1। IRF is for 6 marks और यहाँ पर negotiable instruments 7 marks, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो ये वाला ही आया था, टाइप्स ऑफ लॉ बताओ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऐसा क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन 5 में
सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 5A, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 7 marks. B is again partnership act, Indian Partnership Act, and C is contract act. IPA 7 and C क्या है तुम्हारा? Contract 6. Is this clear? And question 6 last. See, question 1 is compulsory. बाद में तुम किसी भी 5 में से 4 क्वेश्चन कर सकते हो. मैं इधर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6A. क्वेश्चन नंबर 6A क्या है तुम्हारा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 7 marks. क्वेश्चन नंबर B क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड C is सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 and C is सेल ऑफ गुड्स एक्ट 6. दिस इज योर स्ट्रक्चर. इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है ऐसे ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6 में ना ज्यादा ऑप्शन मिलता है हमेशा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो कभी भी नहीं छोड़ने का. सी तुमको क्या है एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा. और तुम दिमाग में बिठा के रखो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंपलसरी करना है. क्वेश्चन 1 जितना डिफिकल्ट होता है ना, क्वेश्चन 6 उतना ही चिंदी होता है. तो तुम इसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, बाकी जो 2, 3, 4, 5 और 6 में से एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट. अरे बराबर ना, ये 20 का हो गया. बाकी 80 मार्क में से तुम कोई भी एक चूज कर सकते हो जिसको तुम छोड़ सकते हो. ठीक है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट क्वेश्चन 6 नहीं छोड़ने का, क्योंकि उसमें अंदर इंटरनल भी बहुत सारा ऑप्शन होता है. देखो यहाँ पर, देखो इधर दिख रहा है. और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो और भी है 6B में. सो ये एक ही क्वेश्चन है जहां पर तुमको इंटरनल चॉइस रहता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो फार व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड? वी हैव कवर्ड द LLP एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट 40 marks ऑफ योर एग्जाम. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच.